चैट जीपीटी केवल आपके क्वेश्चन को आंसर देगा, ना कि आपको बताएगा कि ऐसी क्या प्रॉब्लम थी मेजर जो आपने नोटिस करी ये कंपनीज में एंटर करने के मामले में, आपका रिज्यूम सेलेक्ट होने के मामले में, कि एटीएस क्या है, मतलब क्यों इसके बिना आगे जाके रिज्यूम सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे? सबने अलग अलग तरीके से मॉडल को ट्रेन किया है। टीआर 2 में है, कमज़ोर बच्चा है जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, टैलेंट की कमी है। वोल्काई एचआर में ह्यूमन टच लाने के लिए क्या एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की है? मैं आपसे पूछूं कि 20, 30, 40 साल पहले अगर एआई आ चुका होता, अगर 30 साल पहले, 20 साल पहले अगर एआई आ गया होता और हम लोग ने इम्प्लीमेंट कर दिया होता तो हम लोग हो सकते हैं टोटल वी इंडियन। मैंने इसका टैगलाइन भी दिया है, इंडिया का, इंडिया से, इंडिया के लिए। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं दिव्या चतुर्वेदी। आप मुझे देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस पर। मल्टीनेशनल कंपनीज की सैलरी और वर्क कल्चर हम सबको इम्प्रेस कर देता है, पर जब बात आती है एमएनसीज में नौकरी पाने की, हायर होने की, तब आती है असली प्रॉब्लम। ये कंपनीज आपके रिज्यूम और इंटरव्यू के बेसिस पर ही आपको सेलेक्ट करती हैं। ऐसे में आपको बाकी सब लोगों से स्टैंड आउट कराने के लिए एक एआई टूल आ गया है जिसका नाम है वोल्काई एचआर। आइए बात करते हैं वोल्काई एचआर के सीईओ मिस्टर संतोष कुशवाहा से और जानते हैं कि कैसे ये टूल आपको आपकी पसंदीदा कंपनी में, पसंदीदा एमएनसी में एंटर कराने के लिए, नौकरी कराने के लिए हेल्प करेगा। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया दिव्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपने शो पे बुलाने के लिए। सर सबसे पहले तो मेरा सवाल रहेगा कि इतने सारे एआई टूल्स हैं ऑलरेडी मार्केट में, ऐसे में वोल्काई एचआर मतलब ये किस गैप को स्पेशली टारगेट करता है? इसने क्या ऐसी खालीपन था जिसको एक फुलफिलमेंट दे दी है? करेक्ट है, आपका क्वेश्चन है कि मार्केट में और क्योंकि इसमें ग्लोबल जायंट्स ज़्यादा हैं, तो हम लोग जैसे केवल एआई में बड़े बड़े ब्रांड्स जानते हैं कि चैट जीपीटी है, डीपसीक है, ग्रोक है, लेकिन इनके बीच में सब में कुछ ना कुछ गैप है, क्योंकि ऑल आर दे आर ओनली जनरेटिव एआई। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एजेंटिक एआई। जो एजेंटिक एआई है वो जनरेटिव एआई से बहुत डिफरेंस पे है। और जो सबसे बड़ा गैप है, चैट जीपीटी केवल आपके क्वेश्चन को आंसर देगा, ना कि आपको बताएगा कि आप में क्या कमी है। सबसे पहले आपको, जैसे कहते हैं ना कि एक मिरर होता है, आपको चीज़ बताता है कि आप कैसे हो, उसी तरह से जो एजेंट एआई है वो आपको बताता है कि आपकी पोजीशन क्या है, आज आप कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हो, क्या आप किसी जॉब के लिए हो या नहीं हो। तो ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है जो बाकी एआई टूल्स में और हमारे में है, जो हम इस कैटेगरी को टारगेट करते हैं कि स्टूडेंट, फ्रेशर और जो भी जॉब सीकर हैं उनको जॉब राइट टैलेंट को राइट जगह पे कैसे प्लेस किया जाए। ये जो बड़ा गैप है इसको हम लोग फुलफिल करते हैं एचआर वोल्काई के थ्रू। ओके सर, सबसे पहले तो मैं इस प्रॉब्लम के बारे में जानना चाहूँगी कि ऐसी क्या प्रॉब्लम थी मेजर जो आपने नोटिस करी ये कंपनीज में एंटर करने के मामले में, आपका रिज्यूम सेलेक्ट होने के मामले में? करेक्ट है, जब मैं मेरा बर्थ हुआ एक टीआर 2 सिटी में, टीआर 2 या टीआर 3 आप बोल सकते हैं, एक मिर्ज़ापुर जैसे एक छोटे शहर में पैदा हुआ। फिर वहाँ से मैं टीआर 1 दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद हमने कोर्स ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद मैंने विप्रो में अप्लाई किया। जब विप्रो में अप्लाई किया तो पता चला कि रिज्यूम कैसे बनाना है ये मेरे को पता ही नहीं था। हमने तो केवल सिंपल से नेम, क्वालिफिकेशन, हॉबीज, वीक पॉइंट सब डाल के अपन ने दे दिया और उनको लगा कि हमने की रिज्यूम बना लिया। तो हमको उस दिन पता चला कि रिज्यूम ऐसे बनता ही नहीं है। रिज्यूम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको भरना है, जो फुलफिल करना है। लेकिन ये बहुत बड़ा गैप था जो एक फ्रेशर्स को और एक स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि आपको रिज्यूम कैसे बनाना है। अब इस रिज्यूम को भी अगर करें तो आज के डेट पे एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनने लगे हैं। आज देखो कहीं भी जॉब निकलती है किसी भी एमएनसी में, फॉर एग्जांपल लेते हैं आईबीएम में 5000 की रिक्वायरमेंट निकलती है, तो उन पे रिज्यूम कितने आ जाते हैं? 1 लाख अप्लाई हो गए। अगर 1 लाख अप्लाई किया, जॉब 5000 है, जो एचआर मैनेजर है उसको कैसे पता होगा कि हमको सीबी के बेस पे किसको सेलेक्ट करना है, किसको नहीं करना है? तो उसमें जिसका रिज्यूम एटीएस फ्रेंडली नहीं होगा वो ऑटो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऑटोमेशन कर रखा है कि उनको वही चाहिए जिससे वो रीड कर सके। रिज्यूम बिना पढ़े रीड किया जा सकता है कि मेरा नाम दिव्या है, मैंने ये क्वालिफिकेशन किया है, ये मेरी सैलरी रेंज है, प्रीवियस जॉब ये रहा है, एक्सपेक्टेशन ये है और मैंने इतने इस स्कोर फील्ड में काम किए है। उससे डेटा को वो सिंक्रोनाइज करते हैं और सिंक्रोनाइज करके डिसाइड करते हैं कि इस सीबी से ही हमको सेकेंड राउंड तक जाना है,
फर्स्ट राउंड में ही सीबी के जो सिलेक्शन है उससे ही उनको बाइक आउट करना पड़ता है। अदरवाइज 1 लाख लोगों का इंटरव्यू वो ले नहीं सकते ना। अगर 5,000 10,000 की ओपनिंग है तो 1 लाख आना बहुत ईजी है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है अपने इंडिया में। तो उस केस में एक एचआर के ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि हम किस सीबी के बेस पे हम किसको सेलेक्ट करें या नहीं करें, क्योंकि वहाँ पे सीबी देख के ये नहीं पता चलता कि सामने वाला बंदा कितना कॉन्फिडेंस में है या नहीं है। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने फेस किया कि रिज्यूम कैसे करना है। फिर रिज्यूम अगर सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो आपका जब इंटरव्यू फेस होता है तो उस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, आपको पता ही नहीं है कि जो सामने एचआर है वो क्या क्वेश्चन पूछने वाला है। तो ये बहुत बड़ा गैप है ना कि हमको पता ही नहीं कि मेरा क्वेश्चन क्या है। हमने पढ़ाई किया है a² + b² इक्वल टू c², लेकिन क्वेश्चन आ गया a + b इक्वल टू, तो कहानी गड़बड़ गैप हो जाती है कि हमने तो पढ़ाई कुछ और किया, क्वेश्चन आंसर कुछ और रट्टा एप्लीकेशन करके आए और ये आंसर कुछ और देना है। तो उस समय अगर आपके पास एक ऐसा टूल है जो मॉक इंटरव्यू लेता है, जब सिंपल से आप HR बोलके पे जाइए, लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद आप अपने CV को अपलोड करिए और जिस कंपनी में आप जॉब देने जा रहे हैं उसका आप JD डालिए, जॉब डिस्क्रिप्शन। जैसे डालेंगे हम आपसे मॉक इंटरव्यू करते हैं, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, एज पर आपके पास टाइम कितना है और आप कितना प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे और आपको हम बता देंगे आपने 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन सही बताए या गलत बताए। एक ह्यूमन में कुछ एरर हो सकता है लेकिन मशीन में एरर नहीं हो सकता। अगर किसी क्वेश्चन का एक जो आंसर है वही बताऊंगा, और वो आपका एक मिरर होता है ना कि आपने देखा कि आपने इंटरव्यू दिया तो सामने HR कोई ह्यूमन तो है नहीं, आपने गंदा बोला चाहे अच्छा बोला या कुछ भी बोला तो आंसर उसने वही पकड़ा जो उसको चाहिए था। तो आपको पता चल गया कि आपने 10 क्वेश्चन में से मेरे 4 क्वेश्चन ही सही है, तो आपने दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 4 टाइम्स कर सकते हैं, 5 टाइम्स करके अपने आप को परफेक्ट कर सकते हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो कॉन्फिडेंस विद इंटरव्यू का एक अलग ही मजा है। और एक है कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं हो गया, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो कि जब मॉक इंटरव्यू और ATS फ्रेंडली रिज्यूम लेके जाते हैं तो आप श्योर हो कि हमको इसमें से हम फाइनल राउंड तक तो हम सेलेक्टेड है। फाइनल राउंड में आके कुछ भी हो जाए अलग बात है, अदरवाइज तो हम इस लेवल तक मतलब जो HR राउंड है, टेक्निकल राउंड है, वहाँ तक तो आप पहुँच ही जाने हैं। तो ये कहाँ से कॉन्फिडेंस आता है, जब आपको प्रॉब्लम फेस होती है। ये सारे अपने लाइफ में मैंने प्रॉब्लम फेस किया, इसलिए हमको ये लगा कि एक ऐसा टूल होना चाहिए। और इस बड़े मार्केट में ग्लोबल जायंट के बीच में हमने इसलिए इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया कि ये सभी लोगों के लिए इजी हो जाए जॉब देना, जॉब का इंटरव्यू देना और राइट टैलेंट को राइट जगह तक पहुँचाना। ठीक है सर, आपने एक टर्म यूज़ करी अभी ATS फ्रेंडली। मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा एक बार ये भी समझाएं कि ATS क्या है, मतलब क्यों इसके बिना आगे जाके रिज्यूम सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। एक्चुअली जो ATS फ्रेंडली रिज्यूम होते हैं, आपको फिर रिज्यूम में क्या क्या डालने होते हैं, क्या जैसे हमने क्वालिफिकेशन क्या किया, हॉबीज़ क्या है, वीक पॉइंट क्या है, ये सब डालने की ज़रूरत नहीं होती है। आज के टाइम में हर एक HR चाहता है कि हमको जिस टाइप का टैलेंट चाहिए उसका ही क्वेश्चन आंसर लगा कर मैं फ़िल्टर करूं कि आपका नाम क्या है, आपने कहाँ क्वालिफिकेशन की है और कहाँ जॉब किया है, उस जॉब में भी आपने जो प्रोजेक्ट हैंडल किया है कौन सा हैंडल किया है, क्या वो जॉब प्रोफाइल हमारे जॉब प्रोफाइल से मैच कर रही है नहीं कर रही है। तो जब इतना डेटाबेस होगा, जब नंबर ऑफ CVs ज़्यादा होंगे तो HR कैसे सेलेक्ट करेगा कि हमको इस बंदे को ही या इस बंदी को ही इंटरव्यू के लिए लाना है। तो उस समय जो नए डेवलपमेंट हैं, जितनी भी MNC हैं वो ATS फ्रेंडली हैं, उन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर बना रखा है जिसमें रिज्यूम को अपलोड करते हैं। रिज्यूम अपलोड करते ही उनको सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं कि हमको एज ग्रुप क्या चाहिए, 18 से 35 चाहिए, 50 चाहिए, 55 चाहिए, 60 चाहिए, 0 to 1 एक्सपीरियंस चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए। जो भी उनके फिल्टर हैं उसको फिल्टर वाइज करके वो एक डेटाबेस बना लेते हैं कि हमको इतने भी बंदे को सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड तक लेके जाना है। तो इसलिए आने वाले टाइम में ATS फ्रेंडली रिज्यूम कंपलसरी होने वाला है, क्योंकि इससे HR का भी टाइम बचता है और आपके टैलेंट का पता भी चलता है कि आपने अपने रिज्यूम में वो सारी चीज़ें लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं जो आपको ज़रूरत है। आपने उसमें लिख दिया सिंगिंग, डांसिंग, उसकी ज़रूरत ही नहीं है उनको टैलेंट की ज़रूरत है कि जो उसके जावा लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग कर सके, या TV एंकर है तो उसने कितने इंटरव्यू लिए हैं और उसने उस पर कितने व्यूज़ आए हैं। ये सब चीज़ें अगर डेटाबेस में आपके होंगे तो आपको सामने वाले को जज करने में ईजी रहेगा। और हर रिज्यूम को पढ़ना एक HR के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर देखता है तो सुबह स्टार्टिंग में देखता है, अगर कुछ उसमें पॉइंट अच्छे लगते हैं तो नीचे तक आता है। पेज 2 तक जाने के लिए HR को पेज 1 पे ऐसा कुछ होना चाहिए जो पेज 2 पे लेके जाए, जिसको आप हुक कह सकते हैं कि हुक होना चाहिए पहले वाले में, पहले पेज में टूट जाएगा। तो आप सोचो कि 500 रिज्यूम है और हमको 2 का सिलेक्शन है, तो हमने 10 देख के 10 को ही बुला लिया, हमने 490 को देखा ही नहीं। तो उसमें टैलेंट जो पीछे वाला रह गया वो बेचारा दब गया। लेकिन जब ATS होगा तो कंपनी को भी पता चलेगा कि हमको 500 नंबर तक पूरा जाना है, सर्च करना है, क्योंकि टाइम उससे भी कम लगना है अब।
ठीक है। तो आने वाले टाइम में एटीएस फ्रेंडली इसलिए सबके लिए कंपलसरी भी है और फिर यूजफुल भी है, और इससे सबको बेनिफिट ही है। इससे लॉस किसी को, ना कंपनी को लॉस है, ना स्टूडेंट या फ्रेशर्स को लॉस है। तो वोल्काई एचआर जो है एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनाने में सबकी हेल्प करेगा, 100% हेल्प करेगा। जब इसके एचआर वोल्काई पे आप जाएंगे, वहाँ पे रिज्यूम बिल्ड करके एक ऑप्शन है, वहाँ पे आप जाइए, जैसे जैसे वो इन्फॉर्मेशन आप पूछता जाएगा आप उस पर फिल करते जाइए, देन आप इसको एक्सपोर्ट करिए। एक्सपोर्ट करने के बाद आपका 100% एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बन जाएगा। फिर इस रिज्यूम के बलबूते पे आप कभी रिजेक्ट नहीं होंगे जी। रिज्यूम से जो रिजेक्शन है वो रुक जाएगी आपकी। अब इसके बाद तो सेकंड राउंड आएगा आपका टैलेंट, लेकिन जो पहला राउंड है, जो सीवी की वजह से रिजेक्शन है, वो रुक जानी है। ठीक है सर। एआई टूल्स की बात करूं अगर मैं, तो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे एआई टूल्स हैं, चैट जीपीटी हो गया, ओपन एआई हो गया, तमाम तरीके के एआई टूल्स हैं। वोल्काई एचआर अपने आप को कैसे इन दोनों से बेहतर बता रहा है? करेक्ट है, जैसे आपने बोला कि चैट जीपीटी का नाम लिया, ओपन सोर्स का लिया, ओपन एआई का लिया, डीपसीक का लिया, सबने अलग अलग तरीके से मॉडल को ट्रेन किया है। किसी ने सुपरविजन मॉडल पे किया है, किसी ने इन्फोर्समेंट लर्निंग पे किया है। जो वोल्काई है ये हाइब्रिड है, हमने सुपरविजन प्लस इन्फोर्समेंट दोनों को लेते हुए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है कि जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। अब जैसे कि लैंग्वेज की बात करें तो चैट जीपीटी टोटल यूएस इंग्लिश को ही एक्सेप्ट करता है। अगर उसने आपने अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में अगर गलत क्वेश्चन पूछ लिया तो गलत आंसर देगा, ये रोकेगा नहीं कि आपने क्वेश्चन आपका गलत है। जैसे आप गूगल मैप पे देखते हैं ना कि जैसे आपने गलत रास्ता ले लिया तो यो अगला रास्ता बताता है, ये नहीं बोलता कि गलत है आप पीछे बैक आओ। तो सेम प्रॉब्लम चैट जीपीटी में भी है कि आपको कभी वो रोकेगा नहीं, आपने जो क्वेश्चन पूछा आंसर दे दिया। तो उस जगह पे जो टैलेंटेड बंदे होंगे, जो पहले से ही टैलेंटेड हैं, उनके लिए तो है कि हमको राइट क्वेश्चन कैसे पूछना है, प्रॉम्प्ट क्या देना है, उसका आंसर क्या मिलना चाहिए, उस आंसर को एनालाइज कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही जो टीआर 2 में है, कमजोर बच्चा है जिसकी इंग्लिश कमजोर है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, टैलेंट की कमी है, लेकिन वो भी उतना टैलेंटेड है टेक्निकल में, लेकिन फर्स्ट राउंड के लिए वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, चाहे किसी भी रीजन से, तो हमारा जब एचआर वोल्काई यूज करता है तो उसको एक तो इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश में उसको यूज होगा। हम लोकल लैंग्वेज को टारगेट करते हैं, आप हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लस हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके हिंग्लिश एक वर्ड होता है जो जनरली हम लोग हिंग्लिश ही यूज करते हैं, ना हम लोग इंग्लिश यूज करते हैं ना हिंदी करते हैं, क्योंकि हिंदी से ऊपर उठ चुके हैं और इंग्लिश बन नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग इंग्लिश में अटक गए हैं। तो इंग्लिश समझने वाला एक ही एआई है, वो है वोल्काई। कभी भी चैट जीपीटी आपको इंग्लिश नहीं समझेगा, आपको गलत आंसर देगा, क्योंकि उसको नहीं पता ना कि हम लोग इंडियन हैं, हम लोग अभी हिंदी से इंग्लिश की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, तो अभी हमारे में गैप है हमारे एजुकेशन लेवल में। और उसने अपने यूएस लैंग्वेज को पकड़ रखा है, डीपसीक ने अपने लैंग्वेज को पकड़ रखा है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो लैंग्वेज की है, वो लैंग्वेज केवल हम ही फुलफिल कर सकते हैं, इंडियन कस्टमर को, इंडियन टैलेंट को। तो हिंदी के अलावा और क्या रीजनल लैंग्वेज ये ले सकता है? करेक्ट है, आने वाले डाउन द लाइन 6 मंथ में हम सारे रीजनल लैंग्वेज जितने भी इंडिया में है, मराठी, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, सारे लैंग्वेज को हम इंटीग्रेट कर देंगे कि जिस बंदे को जिस लैंग्वेज में उसको क्वेश्चन आंसर चाहिए, चाहे कोई भी रिसर्च चाहिए, आपको उस लैंग्वेज में आंसर मिले, ना कि केवल इंग्लिश में मिले, ना कि कोई हिंदी में मिले। अब कोई मराठी है, उसको हिंदी नहीं आती तो हिंदी में जान के क्या करेगा, उसको इंटरव्यू मराठी से मराठी में समझा, फिर उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में चला गया, अगर इंग्लिश का इंटरव्यू है तो उसको हमेशा रीजनल लैंग्वेज ही उसको ज़्यादा ईजी रहेगा एज कम्पेयर टू कि जो आपने बेस बनाया है। तो अगर उसने गुजराती में उसने टैलेंट को बना लिया और उसने अपने आप को प्रैक्टिस कर ली है, तो बस अब प्रॉब्लम क्या रहेगी, इंग्लिश, गुजराती से इंग्लिश जानना। ठीक है सर, वोल्काई एचआर में ह्यूमन टच लाने के लिए क्या एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की है आपने, और क्या इमोशन सेंसिंग एल्गोरिदम या फिर सेंटिमेंट एनालिसिस का कोई रोल है इसमें? करेक्ट है, मैंने बताया ना कि हमने जो भी ये एआई टूल बना रहे थे तो टोटल वी इंडियन, मैंने इसका टैगलाइन भी दिया है, इंडिया का, इंडिया से इंडिया के लिए। तो इसमें हमने हर चीज़ को ध्यान में रखा है कि इंडियन इमोशन भी होना चाहिए, टैलेंट का भी होना चाहिए। जैसे कि आप हमारे यहाँ आप इंटरव्यू देते हैं ना, तो हम आपके बॉडी को भी सेंस करके बताते हैं कि आपने कितनी बार पलक झपकाया, कितने बार आपने पैर हिलाया, कितने बार आपने बोलते बोलते से रुके। तो ये सारे जो हमने फीचर्स डाले हैं वो इसलिए ही डाले हैं कि एक इंडियन को उसको बताए कि उसकी क्या कमी है, कितनी बार आपको रुकना है, कहाँ रुकना है। आप फ्लुएंट करते करते फिर आप रुक गए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है। तो वहाँ पे आप क्या करते हो ना, गलत आंसर देना चालू करते हो।
तो इसकी प्रैक्टिस भी हमने करा दी। तो हमने सारे इमोशन भी टच करा दिए और आपके बॉडी लैंग्वेज को भी एनालाइज कर लिया कि आपको कैसा होना चाहिए। ठीक है। और अगर मैं करियर गाइडेंस की बात करूं तो मतलब ह्यूमन मेंटर्स का क्या इसमें रोल होगा? क्या कुछ ऐसा होगा कि वोल्काई एचआर जो है आपको किसी से लाइव कनेक्ट करेगा, किसी प्रोफेशनल से, जिससे आप गाइडेंस ले सकते हैं, ऐसा भी कुछ है? करेक्ट। अभी डायरेक्ट हम किसी कंसल्टेंट से हम लोग नहीं कनेक्ट कराते, लेकिन एचआर बोल के खुद अपने आप में एक मेंटर है, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन पूछते हो आपको आंसर बता रहा है, आंसर बताने के साथ ये भी बता रहा है ना कि आपने कितने गलत क्वेश्चन दिए, कितने राइट आंसर दिए, और आपसे पूछ रहा है कि आपको और इंटरव्यू देना है क्या, हम आपको और सिखाते हैं। वो अपने आप में ही एक काउंसलर है, अपने आप आपके हर क्वेश्चन को आंसर को इस तरीके से समझाता है कि आपको लगता है कि आप किसी ह्यूमन के साथ आप बात कर रहे हो, ना कि आप किसी मशीन के साथ बात कर रहे हो। उसमें एक ह्यूमन टच भी है, प्लस आपके चीज़ों को समझाने का तरीका भी है। और जब आप क्या होता है किसी करियर काउंसलर के पास जाओ, कहीं भी जाओ, आप बहुत सारी बातें अपनी होती है जो आप रख नहीं पाते, डर की वजह से, शर्म की वजह से, झिझक की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन यहाँ जब मशीन है, आप उससे कुछ भी बात करो, फ्रिक्वेंट में आप जो भी बोलते जा रहे हो वो सुनती जा रही हैं। तो ये सबसे इजी प्रोसेस है कि आप गए और आपने इंटरव्यू दिया और जो भी प्रॉब्लम्स है आपने वो बेझिझक उसको बोला कि हमको यही आता है, हमको क से कबूतर, ख से खरगोश ही आता है, या ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय आता है। तो बता देगा कि भाई आप ए पर है तो आप इस जॉब के लिए नहीं, फिर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करो, आप छोड़ दो, क्यों मेहनत कर रहे हो। तो ऑलरेडी हमने ह्यूमन टच और काउंसल बना ही रखा है कि आपको किसी इसके बाद किसी काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके सर, जैसे आपने बताया कि एक टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के बच्चों को तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, वहाँ के लोगों को मतलब एक काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कैसे बड़ी कंपनीज में एंटर करना है, कैसे अपने रिज्यूम को सेलेक्ट करवाना है। एक मैं और चीज़ पूछना चाहूँगी कि ऐप बनाते वक्त यूज़र फीडबैक का कुछ रोल रहा है? मतलब क्या कुछ कोई ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स थे जो यूज़र के सजेशन पे आपने ऐड करे हो? करेक्ट है। इसमें मैं डे बाय डे हम लोग इसको मशीन को ट्रेन करते हैं, और जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं या कोई फीडबैक देता है, हम लोग बहुत हैप्पी होते हैं। किसी ने कोई फीडबैक दिया, उस फीडबैक को लेके हम लोग तुरंत ही उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। किसी भी रिव्यू को या किसी भी फीडबैक को हम लोग इग्नोर नहीं करते हैं, क्योंकि हमने इंडिया के लिए बनाया। अगर किसी ने ऑनेस्टली कोई फीडबैक दिया है, उसको हम अगर एडॉप्ट आज नहीं करेंगे तो हम बेस्ट नहीं बन पाएंगे, हम फिर अपने ऊपर ही चलते रह जाएंगे। तो फिर चैट जीपीटी और हमारे में डिफरेंस कहाँ रह जाएगा। हमको हर एक आदमी के फीडबैक चाहिए, और उस फीडबैक को हमको विद इन ए टाइम लाइन, हमारे डेवलपर को इंस्ट्रक्शन है कि अगर ये फीडबैक आई है, इसको रिजॉल्व करके आप इसकी टेस्टिंग करके हमको आप बताओगे। जो हमारे सीटीओ सीईओ हैं, उनका दिन का केवल ये काम होता है, जितने फीडबैक्स हैं, जितने कमेंट्स हैं, उस चीज़ को उन्होंने करेक्ट किया है नहीं किया, फिर वो हमको रिपोर्ट करते हैं कि सारे क्वेश्चन रिजॉल्व हैं। इस चीज़ को मैं पर्सनली चेक करता हूँ कि जो फीडबैक आ रहे हैं उसको हम लोग कितना सीरियस ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा संतोष जी, एक चीज़ और है, ये बहुत नोटिस किया है मैंने, और एआई टूल्स में तो खास करके, कि अगर मान लीजिए मैंने कोई एक डेटा उसमें डाला, उससे कोई चीज़ पूछी कि मुझे एक इमेज चाहिए किचन में कोई खाना बना रहा है, तो वो अपने आप ही एक औरत की या फिर कई औरतों की इमेज ऐसी जनरेट कर देता है जो किचन में खाना बना रही है। क्यों? किचन में तो आदमी भी खाना बना सकता है। ऐसे कई तरीके की चीज़ें होती हैं जो मतलब अपने आप ही एआईज उठा लेते हैं। कुछ तरीके के बायसेस होते हैं जो हमारे कल्चर में हो गए, सोसाइटी में हो गए। तो इससे बचने के लिए मतलब वोल्काई एचआर जो है इस तरीके के बायसेस को कैसे फिल्टर करेगा? करेक्ट है। इसमें थोड़ा यूजर को भी समझना होगा कि हमको अगर किचन में केवल लड़की का फोटो क्यों आ रहा है, क्योंकि एक परसेप्शन बनी है कि किचन में कोई लेडीज ही काम करते हैं, जेंट्स भी काम करते हैं। मैं भी घर में खाना बनाता हूँ, फॉर अ चेंज कभी बनाना भी चाहिए, और सबको मैसेज भी है कि बनाएंगे तो तभी बीवी खुश रहेगी ना। तो जब अपन बनाते परसेप्शन बना हुआ है, तो जो डेटा ट्रेनिंग के समय हम लोगों ने फोटो डाले हैं उसमें लेडीज के नंबर्स ज़्यादा हैं, इसलिए वो फोटो बार बार लेडीज को उठाता है। लेकिन जब आप प्रॉम्प्ट डालोगे ना कि अ मैन का कुकिंग इन किचन, तो आपको मैन का ही फोटो आएगा। लड़का डालेंगे तो ये सब आपके प्रॉम्प्ट के ऊपर है कि आप क्या डालते हो। अदरवाइज वो एक जो इमोशनल टच है जो हम लोगों ने ट्रेन किया है कि लेडीज ये काम करती है, तो उसके वजह से उसको उठाता है। इसके लिए यूजर को एडवांस होना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा अ मैन कुकिंग इन किचन। चलिए, यूजर को भी ऐप के साथ साथ, टूल के साथ साथ एडवांस होना पड़ेगा और अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। इसके अलावा सर, वोल्काई एचआर के अलावा आप नेक्स्ट किस इंडस्ट्री में एआई सॉल्यूशंस लॉन्च करना चाहेंगे? एजुकेशन, हेल्थ केयर, कुछ और?
अभी टोटल फोकस हमारा एजुकेशन पे है, क्योंकि एक एजुकेशन एक ऐसा मार्केट है, और सबसे जैसे बोलते हैं ना कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, स्किल डेवलपमेंट कम है, और अनएजुकेटेड पर्सन ज़्यादा है। तो इंडिया का ग्रोथ तभी हो सकता है जब एजुकेशन लेवल को बढ़ाया जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, सारे लोग इस पे ही चर्चा करते रहते हैं, और एक बड़ा विषय भी है कि हमको एजुकेशन को किस लेवल पे लेके जाना है। आने वाले टाइम में तो हमारे बहुत सारे सेक्टर हैं और बहुत जगह टारगेट करते हैं, लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है HR रोल का, ये यहाँ पे एंड नहीं होता है। रिज्यूम बनाने से लेके मॉक इंटरव्यू तक हमने इसका भी एक अपडेट वर्जन आना है कि पहले आप हमारे सिस्टम पे है, आपने एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनाया, जिससे वहाँ रिजेक्शन खत्म हुई, फिर आपने मॉक इंटरव्यू दिया जिससे कि आप कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देने जा रहे हो। अब ये दोनों तो हो गया, आप जा रहे हो विप्रो में देने के लिए जॉब इंटरव्यू, और पता चला कि HCL में भी है और IBM में भी है, तो आप तो केवल एक ही कंपनी को टारगेट कर रहे हो। वहाँ पे एक नया बटन आएगा, ऑटो अप्लाई। तो जो आपके रिज्यूम से मिलता हुआ जहां जहां जो प्रोफाइल होगा, 10 जगह होगा, 15 जगह होगा, 20 जगह होगा, सब जगह ऑटो रिप्लाई हो जाएगा। कि मतलब आपका पूरा एक सिस्टम बन गया कि आपने रिज्यूम बनाया, फ्रेशर आदमी रिज्यूम बना लिया, रिज्यूम का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इंटरव्यू दे दिया, पता चल गया कि हम कितने टैलेंटेड है, मशीन को पता चल गया कि आप किस लायक हैं। उसके हिसाब से उसने जितनी जगह पूरे इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया कहीं भी आपसे मिलता हुआ जॉब है, उन्होंने सारे लिस्ट दे दी और सारे जगह आपको ऑटो अप्लाई कर दिया, और आपको कल इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया कि हम यूएस से बोल रहे हैं, आपका CV हमसे मैच कर रहा है। तो एक सिस्टम तो ये हुआ। इनके अलावा भी एक बहुत बड़ा सिस्टम है कि आज Tier 2, Tier 1 या Tier 3 किसी भी सेक्टर में हर एक बच्चा ना कंफ्यूज होता है कि 10th के बाद 12th में क्या करे, 12th के बाद ग्रेजुएशन में क्या करे, फिर PG में क्या करे। ये जो एक इकोसिस्टम हमने बनाया, इसमें हमने कहीं कैरियर काउंसलर नहीं रखा। जो बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, IB हैं, उन्होंने बच्चों को Day 1 पर ट्रेन करते हैं कि आपको स्पोर्ट्स में जाना है, SSC की तैयारी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, पायलट बनना है, एंकर बनना है, डांसर बनना है। ये सब Day 1 से उनको सिखाया जाता है कि आपको किस लाइन में जाना है। लेकिन जैसे Tier 2 हो, नॉर्मल स्कूल है, वहाँ पे सब चीज़ें नहीं है, और वहाँ कल्चर भी हमारे यहाँ अभी तक नहीं आया है। अब जो बड़े लोग होते हैं उनके पास पैसा होता है, वो आप देखो आज कैरियर काउंसलर के नाम पे बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छे चार्ज करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको PGTM करना चाहिए और इस कॉलेज से करना चाहिए। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। आपने गया कि आपने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने आंसर दे दिया। तो आने वाले टाइम में हम इस HR के साथ साथ एक नया लेके आएंगे जिसका नाम होगा स्किल वर्स। स्किल वर्स मतलब होता है कि जब 10th है तो आपने किस सब्जेक्ट में कितने नंबर लेके आए हैं, तो आपका इंटरेस्ट, आप एरिया क्या बनता है, साइंस बनता है, मैथ बनता है, आर्ट बनता है, कॉमर्स बनता है, वॉट एवर जो भी बनता है, उस हिसाब से हम आपको काउंसिल करके बताएंगे कि 12th में क्या जाना है। 12th के डेटा को देखते हुए बताएंगे कि आपको PG में क्या करना है, और PG का डेटा देखते हुए बताएंगे कि UG में क्या करना है। हम Day 1 से आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको क्रिकेटर बनना है, कि एंकर बनना है, कि एंटरप्रेन्योर बनना है, या फार्मर बनना है। जो भी बनना है आप खुशी से अपने आप को चॉइस कर सकते हो। काउंसलर के साथ तो मदर फादर भी बैठे होते हैं, बच्चा प्रेशर में होता है, बोल नहीं पाता कि हमको एक्टर बनना है जी, हमको इंजीनियर बनना नहीं है। उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछा, देखा अच्छा मैथ में अच्छे नंबर है तो यार आपको इंजीनियरिंग करना चाहिए। उससे पूछा नहीं बच्चे से कि तेरे क्या बनना है, उसको पता था डांसर बनना था, उसको माइकल जैक्सन से वो प्रेरित है और उसको डांस करना अच्छा लगता है। तो जो अपने यहाँ पेरेंट्स का प्रेशर होता है, करियर काउंसलर का प्रेशर होता है, और उसी पड़ोसी का प्रेशर होता है, रिश्तेदारों का प्रेशर होता है कि मेरा बच्चा तो इंजीनियर बन गया। अरे आपका बच्चा इंजीनियर बन गया, मेरे बच्चे को डांसर बनना है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? उसको बनने दो ना, जिसमें उसकी हॉबी होगी वहाँ जाएगा। ये तभी हो पाएगा जब ऐसा एक कोई टूल आए जो 10th से लेके आपके करियर तक को काउंसिल करे कि आपको अब आपकी जो फिजिकल है ये है, मार्क्स ये है, तो आपको ये वाली स्ट्रीम में जानी चाहिए, आपको इस एंगल पे काम करना चाहिए, पायलट बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। ये पूरा जो मार्केट प्लेस है वो स्किल वर्स के नाम से हम लोग लेके आएंगे डाउन द लाइन 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ में हमारा पूरा HR से जॉब से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद 6 मंथ के डाउन द लाइन हम पूरे बच्चे को नीचे से लेके ऊपर तक ट्रेन कर देंगे कि आपको क्या बनना है। अब हमने बच्चे को सिखा दिया कि आपको इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर तक कॉलेज तक भी लेके आए, फिर मैंने उसको वहाँ से रिज्यूम भी बनाई, उसको मॉक इंटरव्यू कराया और उसको जॉब भी दिलाया। तो आप सोचो पूरा इंडिया की इकोनॉमी कैसे हिल जाएगी, पूरा मतलब कोई बंदा अनटैलेंटेड रहेगा ही नहीं। वो बंदा का टैलेंट है तो उसको जॉब मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है, क्योंकि सब इकोसिस्टम आपस में मैच करेंगे
और सब ऑटोमेशन पे होगा, कोई झूठ नहीं होगा, क्योंकि आदमी से ह्यूमन से झूठ बोल सकता है, मशीन से झूठ थोड़े बोल सकता है, और झूठ बोलेगा भी तो मशीन सुनेगा क्यों। बिल्कुल सही बात है, सही बात है सर। इसके अलावा यूजर्स का डेटा आप यूज़ करते वक्त मतलब एक्सप्लेनेबल एआई को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसकी जो प्रिंसिपल्स हैं उसे आप कैसे फॉलो करते हैं? जैसे कोई भी यूजर का डेटा आया तो हम लोग 100% सिक्योर रखते हैं, क्योंकि हमने कोई भी जो डेटा सेंटर है वो हमारा बॉम्बे और बेंगलोर में है, तो हम लोग एक एक डेटा को एकदम सुरक्षित रखते हैं और उसको किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। बाकी हर कंपनी जब आप डेटा को डालते हो, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो वो आपसे एक परमिशन मांगता है कि शेयर विद समवन, और आपको लॉगिन करने के चक्कर में साइन अप, फ्री के साइन अप दिखता रहता है कि इस पर जल्दी क्लिक करो, नहीं तो कहीं पैसा ना लग जाए। तो फ्री के चक्कर में आपने भरा और उसको परमिशन अलाउ कर दिया, परमिशन अलाउ कर दिया तो आपका डेटा वो शेयरिंग मोड पे लेके गए। अब चैट जीपीटी ने डेटा लिया, उसको कहाँ का यूज कर रहा है ये आपको पता नहीं। तो हमने सबसे पहले ये बताया कि हमने कोई भी डेटा शेयरिंग का कोई भी हमने फीचर्स डाला नहीं है, और कभी भी हम लोग कोई डेटा शेयर नहीं करते, और जो डेटा है वो 100% मेड इन इंडिया है और इंडिया के ही सर्वर्स पे है और हमारे ही डेटा सेंटर में है। कहीं से कोई लीकेज नहीं है कि डीपसीक के पास जा रहा है, यूएस जा रहा है, लंदन जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा डेटा इंडिया का इंडिया में है और सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, और हम किसी भी बंदे से या बंदी से कोई परमिशन ऐसे नहीं लेते कि हम आपका डेटा शेयर करेंगे। यूजर्स को पता होगा कि उनका सीवी जो है किस बेसिस पे एनालिसिस हो रहा है। ठीक है। कोई भी बंदा सीवी जब बनाएगा तो उसने उसमें बिग पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट डाला हुआ है, तो जब करता है जो मशीन उससे क्वेश्चन आंसर करता है तो उसके बिग पॉइंट को नहीं पकड़ता। जो कंपनी का जेडी है जिस पर उसका इंटरव्यू होना है, उससे एनालाइज करके आपको बताता है कि आपका सीवी कितना मैच कर रहा है। ठीक है। आपके टैलेंट को मैच करता है वहाँ से। ये नहीं कि सीवी देखा और बता दिया कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको हो सकता है कुछ पॉइंट छूट गया हो, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर आप देते हो तो आपको पता चलता है 10 में से 10 आउट ऑफ 9 क्वेश्चन आपने सही दिए तो आप अप्लीकेबल हो ना उस जॉब के लिए। अब 10 में आपने 2 आउट ऑफ 10 दिया तो आप भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सामने एचआर का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब और उसको प्रैक्टिस करो और उसको सुधारो, फिर लेके जाओ। ठीक है, मतलब बेसिकली वॉल्का एचआर आपकी स्किल्स को भी पॉलिश करेगा, आपको एक बेहतर फिल्टर देगा। सर अगर आप 2030 की कोई हेडलाइन देखें जिसमें वॉल्काई का नाम हो तो उसमें आप क्या देखना चाहेंगे, मतलब कि 10 मिलियन करियर्स ट्रांसफॉर्म्ड, ऐसा कुछ? आई एम टारगेटिंग मोर देन 10 मिलियन, अप्रोक्स $100 मिलियन यूजर्स वी आर टारगेटिंग। कि इंडिया में अगर 2030 में कोई भी बंदा हो तो उसको ये कन्फ्यूजन नहीं हो, किसी भी फ्रेशर्स को, किसी भी स्टूडेंट को, कि हमने ये टूल को यूज़ नहीं किया और इसको यूज़ करके बेनिफिट नहीं मिला। 2030 का जो हेडलाइन होगा यही होगा कि एक कंपनी आई थी जो वोल्काई थी, जिसने आज सारे एजुकेशन सिस्टम को उसने इको फ्रेंडली बनाया और हर टैलेंटेड बंदे को उसके टैलेंट जगह पे पहुंचाया। 2030 का मेरा ये टारगेट है कि 100 इंडिया से सारे लोगों को जॉब दिलवाना और उसके राइट प्लेस पे। ठीक है सर, आखिर के 2 सवाल मेरे के एक तो ये कि वॉल्का एचआर यूएस और चाइना की मार्केट में कैसे कम्पीट करेगा? आप सही कह रहे हैं कि हमने अभी जो ये सारा सिस्टम बनाया है इंडिया के हिसाब से बनाया है। जब इंडिया के सिस्टम को हम ठीक कर लेंगे, जब हमको लगेगा हमारे यूजर्स यहाँ पर फ्रेंडली हो गए हैं, तो जस्ट मैंने पहले ही बताया कि एक लैंग्वेज है, हमने हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज टारगेट किया है। बस मेरे को एक छोटी मोडिफिकेशन करनी है, यूएस लैंग्वेज, चाहे जिस कंट्री में हमको लॉन्च करना है उसका एक लैंग्वेज को तो एडॉप्ट करना है, उसको मशीन तो वही रहनी है, क्वेश्चन आंसर तो वही रहना है। तो हमने जैसे किया उसके बाद हम ग्लोबली जा सकते हैं, और जब इंडिया में पोटेंशियल है तो हमको अभी ग्लोबली जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया के लोगों को टैलेंट कर लेंगे, उसके बाद कभी भी किसी को टारगेट कर सकते हैं। यूएस में जाना कोई बड़ा टास्क नहीं है हमारे लिए, कि हमको तो अपने लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग को थोड़ी सी मॉडिफाई करनी है जो उनकी इंग्लिश है, दैट्स इट। उसके बाद आप यूएस में भी यूज करो तो वही आंसर मिलेगा जो चैट जीपीटी यूज करता है। ठीक है, तो मतलब चैट जीपीटी और ओपन एआई जैसे टूल्स को कंपटीशन देने के लिए वॉल्का एचआर आ गया है। और सर एक मेरा आखिर सवाल ये कि एआई के फ्यूचर के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, कैसे चीज़ें चेंज हो जाएंगी, क्या कुछ आसान हो जाएगा, क्या कुछ मॉडिफिकेशंस आ जाएंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20, 30, 40 साल पहले अगर एआई आ चुका होता तो लोगों की ज़िंदगी कैसे बेहतर या फिर अलग हो सकती थी, इन अ गुड वे और इन अ बैड वे? इन गुड वे की बात करते हैं, बैड वे की नहीं करना चाहिए। हमेशा कहते हैं ना बी पॉजिटिव, तो हम लोग गुड वे की बात करते हैं कि अगर 30 साल पहले, 20 साल पहले अगर एआई
आ गया होता और हम लोग ने इम्प्लीमेंट कर दिया होता तो हम लोग हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड पे इंडिया पहले कब्जा करके बैठा होता, क्योंकि टैलेंट सबसे ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन जो होते हैं वो इंडिया में होते हैं। जो जैसे ChatGPT और DeepSeek की बार बार आप बात कर रहे हो, तो हो सकता है वहाँ का जो इंजीनियर हो, जो प्रोजेक्ट हेड हो, चाहे मैनेजर हो, वो इंडियन ही निकलेगा, मैं 100% श्योर हूँ। क्योंकि हम लोग डाउन द लाइन अपने को नहीं पता कि वहाँ पे कौन से बंदे काम कर, लेकिन मैं श्योर हूँ कि वहाँ इंडियन टैलेंट है और इंडिया का ही बंदा है जो वहाँ तक लेके गया। तो अगर 20-30 साल पहले हम लोगों ने एक सिस्टम बना लिया होता, आज कर रहे होते, तो आज हम लोग वर्ल्ड पे राज कर रहे होते, ना पाकिस्तान हमको धमकी दे रहा होता और ना हम किसी से डर रहे होते। अब पूरा सिस्टम होता और सारे बंदे विन विन सिचुएशन में होते, ना कोई जॉबलेस होता, ना कोई लेस इनकम पे होता। क्योंकि जब आपके पास टाइम होता है, जब आपके पास समय होता है, तो आपके पास पैसा ऑटोमेटिक आता है। जब आप किसी उलझन से निकलोगे तो ही आप कुछ नया सोचोगे कि आपका जो वर्किंग आवर है 10 आवर्स का है, लेकिन वो काम ही आपने 6 घंटे में खत्म कर दिया, तो बॉस भी कहेगा यार जाओ ना। लेकिन आज 10 घंटे का काम हम 12 घंटे में कर रहे हैं, 14 घंटे में कर रहे हैं, ओवरलोडेड है, ओवर टाइम भी कर रहे हैं, घर पे जाकर सो रहे हैं, फिर उठ के आके वापस काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस सिस्टम को बनाया नहीं। अब ये सिस्टम अगर 20 साल पहले होता तो आज दुनिया कहाँ से कहाँ होती और इंडिया जरूर विश्व का राजा होता और सब हम लोग ने सब कब्जा कर लिया होता। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती कि हमारे किसी भी टूरिस्ट को अटैक करे। चलिए, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। अगर आप राज करना चाहते हैं, बड़ी कंपनीज में अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, अपने रिज्यूम को और पॉलिश करना चाहते हैं, ATS फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, इसके साथ अगर MNCs में एंटर करके एक बेहतर पोजीशन पर आना चाहते हैं, तो वॉल्काई HR आ गया है। सारे आपने फीचर्स इसके जान लिए, संतोष जी ने सब कुछ बता दिया कि कैसे क्या कुछ, या आपकी स्किल्स को कैसे और डेवलप कर देगा और पॉलिश कर देगा, आपको एक बेहतर करियर गाइडेंस भी देगा। तो वॉल्काई HR को आप यूज़ करके देखिए और उसका रिव्यू बताइए। बाकी संतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी बढ़िया टूल के बारे में हमें जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का, जो आपने हमको इतना समय दिया अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, आने वाले विजन को बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और आप सारी पूरी टीम का। हमारे सब व्यूअर्स को बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे गेस्ट को भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश में इतना ही, आपके साथ जुड़े रहेंगे और भी खास जानकारी लेकर।